नमस्कार दोस्तों, बादल कंकर ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो 10वीं और 12वीं क्लास के अंदर इतिहास सब्जेक्ट से एक टॉपिक है जिसका नाम है पृथ्वीराज चौहान। हमारा चर्चा का विषय पृथ्वीराज चौहान रहेगा और उसकी जो विजय नीति थी वो मेन फोकस उस पर रहेगा। और पृथ्वीराज चौहान अपने मोहम्मद गोरी के साथ मतलब जो भी तराइन के उसके युद्ध होते हैं उसके कारण इतिहास के अंदर प्रसिद्ध है। और उसके साथ में एक कहानी जुड़ी हुई है, सहयोगिता की कहानी, बहुत रोचक कहानी है। तो देखो, पृथ्वीराज चौहान का जो शासन काल है वो 1177 से 1192 ईस्वी तक माना जाता है। इसका जो जन्म होता है वो 1166 के अंदर होता है, पृथ्वीराज चौहान का जन्म। इनके पिता का नाम सोमेश्वर चौहान और माता का नाम कर्पूरी देवी। और पृथ्वीराज चौहान के जन्म के कुछ समय बाद ही इनके पिता सोमेश्वर चौहान की मृत्यु हो जाती है और इसलिए ये 11 वर्ष की उम्र में यानी 1177 के अंदर चौहान साम्राज्य के उत्तराधिकारी बन जाते हैं। चौहान साम्राज्य के उत्तराधिकारी बन जाते हैं, अलग वयस्क होते हुए भी। उसके बाद में इसकी जो माता होती है पृथ्वीराज चौहान की, कर्पूरी देवी, वो राजनीतिज्ञ महिला होती है। इसलिए 1 वर्ष तक पृथ्वीराज चौहान अपनी माता कर्पूरी देवी के संरक्षण में रहता है और कर्पूरी देवी प्रधानमंत्री कदमवास और सेनापति भुवनमल की सहायता से शासन चलाती है। तो याद रखना, इसका प्रधानमंत्री कौन था? तो कदमवास था और सेनापति कौन था? तो भुवनमल था। तो 1 वर्ष तक माता के संरक्षण में रहता है और माता कर्पूरी देवी राजनीतिज्ञ महिला होती है और प्रधानमंत्री कदमवास और सेनापति भुवनमल की सहायता से शासन चलाती है। उसके बाद में 1 वर्ष के बाद में 1178 ईस्वी के अंदर जो साम्राज्य की बागडोर है, साम्राज्य की बागडोर खुद पृथ्वीराज चौहान अपने हाथों में ले लेता है और कहता है कि अब जो भी कार्य होंगे वो मेरी ही सलाह से किए जाएंगे। क्योंकि इसको पता चलने लग गया था, बच्चा, हालांकि बच्चा तो था लेकिन इसको पता महसूस होने लग गया था कि जो लोग हैं, जो उच्च अधिकारी वगैरह हैं, उनका अनुचित हस्तक्षेप बढ़ने लग गया है शासन के अंदर। इसलिए ये पृथ्वीराज चौहान शासन की बागडोर अपने हाथों में ले लेता है और जो भी इसके विश्वसनीय व्यक्ति थे उनको उच्च पदों पे नियुक्ति दे देता है, उच्च पदों पे नियुक्ति दे देता है और अपनी विजय नीति को क्रियान्वित करता है। तो 1178 में साम्राज्य की बागडोर अपने हाथों में ले लेता है पृथ्वीराज चौहान। इतिहासकार है गोपीनाथ शर्मा। गोपीनाथ शर्मा ने पृथ्वीराज चौहान की जो विजय नीति थी उसके 3 पक्ष बताए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला जो पक्ष था वो ये था, स्वजनों
के विरोध से मुक्ति पाना, दूसरी जो नीति का पक्ष था, जो दूसरा पक्ष था नीति का, वो था पड़ोसी राज्यों का दमन करना। तीसरा जो पक्ष था वो ये था विदेशी जो आक्रमणकारी हैं उनका मुकाबला करना। तो क्लास 12 के अंदर बोर्ड एग्जाम के अंदर ये छोटा प्रश्न बन सकता है 2 नंबर का कि गोपीनाथ शर्मा के अनुसार पृथ्वीराज चौहान की जो विजय नीति थी उसके कितने पक्ष थे, और तीनों पक्ष याद रखना है। स्वजनों के विरोध से मुक्ति पाना, स्वजन यानी सब यानी अपने अपने लोग जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान को बच्चा समझकर साम्राज्य हथियाना चाहा उनसे मुक्ति पाना, और दूसरा पड़ोसी राज्यों का दमन करना, और तीसरा जो विदेशी आक्रमणकारी है मोहम्मद गोरी जैसे लोग उनका मुकाबला करना। तो इसकी जो पहली नीति है स्वजनों वाली, तो इसका एक चाचा होता है अपर गांगे। अपर गांगे ने पृथ्वीराज चौहान को अल्पवयस्क देखकर विद्रोह कर दिया था राजा बनने के लिए, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने इसे पराजित कर दिया और मार दिया। तो स्वजनों के विरोध के अंदर इसका चाचा अपर गांगे ये विद्रोह करता है राजा बनने के लिए, पृथ्वीराज चौहान को अल्पवयस्क देखकर विद्रोह करता है, लेकिन पृथ्वीराज चौहान इसको हरा देता है और इसको मार देता है। लेकिन इसके बाद में भी स्वजनों का जो विरोध है वो शांत नहीं हुआ था। अपर गांगे का एक भाई होता है नागार्जुन। नागार्जुन पृथ्वीराज चौहान का चाचा हो गया, तो पृथ्वीराज चौहान का ये चाचा है। इसने भी विद्रोह कर दिया था और गुड़गांव या गुरुग्राम पे अधिकार कर लिया था। और पृथ्वीराज चौहान अपनी सेना भेजता है गुड़गांव की तरफ। नागार्जुन गुड़गांव छोड़ के भाग जाता है, लेकिन इसका एक सेनापति होता है, याद रखना सेनापति देवभट्ट। इसका सेनापति होता है देवभट्ट। वो कुछ समय तक अपने सैनिकों के साथ में गुड़गांव को बचाने का प्रयास करता है पृथ्वीराज चौहान की सेना से, लेकिन पराजित हो जाता है उसकी सेना से और सैकड़ों सैनिक मारे जाते हैं। अब पृथ्वीराज चौहान ने जो भी सैनिक मारे गए थे उन सैनिकों के जो सिर थे उनको प्राचीरों पे लटका दिया था, यानी दीवारों पे लटका दिया था। और इसका यही उद्देश्य था ताकि भविष्य के अंदर कोई भी शत्रु पृथ्वीराज चौहान की तरफ आंख उठाकर भी न देख सके। तो पहला अपर गांगे, दूसरा नागार्जुन के विद्रोह का दमन करता है। उसके बाद में पड़ोसी राज्यों की नीति के तहत दूसरी नीति क्रियान्वित करता है। तो गुड़गांव और हिसार के आसपास एक जाति थी भंडार, उपद्रवी जाति थी, हिंसा करती थी, लूटपाट करती थी, भंडारण जाति थी। उसके विद्रोह का दमन करता है 1182 के अंदर। तो भंडारण जाति का दमन करता है और इन
इसका जो उल्लेख है कि जिनपति सूरी है, समसामयिक लेखक है जिनपति सूरी, पृथ्वीराज चौहान के समकालीन, उसने अपनी रचनाओं के अंदर भंडारक जाति के दमन का उल्लेख किया है कि पृथ्वीराज चौहान ने भंडारक जाति का दमन किया था। तो कौन उल्लेख करता है? जिनपति सूरी करता है। अब प्रारंभिक सफलताएं मिलने के बाद ही अपनी दिग्विजय की नीति का अवलंबन करता है। और इस नीति के तहत महोबा राज्य है, यहां जो शासन था महोबा पे वो चंदेल शासकों का था। चंदेल शासकों का था। और इस समय पृथ्वीराज चौहान के जो समकालीन चंदेल शासक था वो परमर्दी देव था। तो बार बार एग्जाम में रिपीट होता है प्रश्न कि पृथ्वीराज चौहान के समकालीन चंदेल शासक कौन था? तो परमर्दी देव था। पृथ्वीराज चौहान के कुछ सैनिकों ने पृथ्वीराज चौहान के कुछ सैनिकों को मार दिया था महोबा राज्य के चंदेल शासकों ने, सैनिकों ने। इसका बदला लेने के लिए पृथ्वीराज चौहान ने महोबा राज्य पे आक्रमण किया। और वैसे भी अपनी दिग्विजय की नीति के तहत महोबा राज्य पे वो अधिकार करना चाहता था, इसलिए इनके बीच में संघर्ष होता है। और इसके जो दो सेनापति होते हैं, आला व उदल, ये लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं। तो इसके दो सैनिक हैं, वो याद रखना। परमर्दी देव के जो दो सैनिक होते हैं वो लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं। उनका नाम क्या था? तो आला और उदल उनका नाम था। और इस महोबा पे अधिकार हो जाता है 1182 के अंदर, महोबा पे इसका अधिकार हो जाता है। और एक व्यक्ति का नाम है पंजून राय, इंपॉर्टेंट है। पंजून राय को महोबा का अधिकारी नियुक्त करके पृथ्वीराज चौहान अजमेर लौट जाता है। तो पंजून राय को अधिकारी नियुक्त करता है, ये प्रश्न नया प्रश्न है। उसके बाद में इसका गुजरात के साथ संघर्ष होता है। एक रचना है पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो रचना है चंद्रबरदाई की। चंद्रबरदाई कहता है कि पृथ्वीराज चौहान का गुजरात के साथ जो विवाद था वो विवाद था आबू की कोई राजकुमारी थी जिसका नाम था इच्छिनी। इच्छिनी को लेकर विवाद था। और गुजरात का जो शासन था वो चालुक्य वंश का था, चालुक्य वंश था यहाँ। और यहाँ का जो शासक था वो भीमदेव सेकंड था। यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज होने की बात नहीं है, बिल्कुल भी याद रखना। मोहम्मद गजनवी ने भारत पे 17 बार आक्रमण किए थे। और उस समय जो उसका 16वां आक्रमण था, सोमनाथ के मंदिर पे आक्रमण था 1025 ईस्वी के अंदर। उस समय जो वहां का राजा था वो भीमदेव फर्स्ट था, न कि सेकंड था। उस समय राजा था भीमदेव फर्स्ट। लेकिन अब जो पृथ्वीराज चौहान के जो समकालीन चालुक्य शासक है गुजरात का, वो भीमदेव सेकंड है। तो आबू की राजकुमारी इच्छिनी विवाद का मूल कारण थी। पृथ्वीराज रासो के अनुसार चंद्रबरदाई कहता है कि गुजरात आबू की राजकुमारी इच्छिनी से विवाह कर लिया था पृथ्वीराज चौहान ने, लेकिन विवाह करना चाहता था भीमदेव सेकंड। इसलिए भीमदेव सेकंड नाराज हो जाता है, इसलिए इनके बीच में संघर्ष होता है। ये तो था पृथ्वीराज रासो के अनुसार। लेकिन गोपीनाथ शर्मा है, गोपीनाथ शर्मा कहते हैं
कि विवाद का कारण ये नहीं था। विवाद का कारण ये था कि दोनों शासकों के जो राज्य हैं उनकी सीमाएं एक दूसरे से मिलती थी, इसलिए इनके बीच में विवाद हुआ था। और छोटी मोटी झड़पों के बाद में एक व्यक्ति का नाम है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जगदेव प्रतिहार की मध्यस्थता से इनके बीच में संधि हो जाती है, कुछ समय के लिए शांति हो जाती है। तो किसकी मध्यस्थता से संधि होती है? तो जगदेव प्रतिहार की मध्यस्थता से पृथ्वीराज चौहान और भीमदेव सेन के मध्य संधि हो जाती है, लेकिन कुछ समय तक शांति बनी रहती है, लेकिन जो द्वेष की भावना है वो भीतर भीतर सुलगती रहती है। इसके बाद में पूर्व के अंदर एक राज्य था कनौज, यहां शासन था गहड़वाल वंश का, और राजा था जयचंद। ये याद रखना, बहुत बार पूछा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान के समकालीन कनौज का शासक कौन था? तो जयचंद था। और किस वंश का शासन था? तो गहड़वाल वंश का शासन था जयचंद। ये पृथ्वीराज चौहान अपनी दिग्विजय नीति को पूर्णता प्रदान कर रहा था, इसलिए और परंपरागत इनके पूर्वजों का भी मतलब संघर्ष था, पहले से ही दिल्ली पे अधिकार को लेकर इनका संघर्ष चल रहा था। लेकिन पृथ्वीराज चौहान अपनी दिग्विजय की नीति के तहत कनौज को अपने साम्राज्य के अंदर मिलाना चाहता था, इसलिए इनके बीच में संघर्ष होता है। और संघर्ष होता है, इसकी एक पुत्री होती है जयचंद की, संयोगिता। जो संघर्ष का मूल कारण थी, संयोगिता के साथ बलपूर्वक विवाह कर लेता है। बलपूर्वक विवाह कर लेता है पृथ्वीराज चौहान। इससे जयचंद पृथ्वीराज चौहान का पक्का शत्रु बन गया था और बदला लेने के लिए अवसर की तलाश करने लग गया था कि कब अवसर मिले और कब मैं इसे बदला लूं। कुछ प्रचलित मतों के अनुसार जयचंद ने मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया था और आश्वासन दिया था कि अगर आप पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करते हो तो हम आपकी सहायता करेंगे। और पुरातन प्रबंध संग्रह के अनुसार, ये इंपॉर्टेंट है, पुरातन प्रबंध संग्रह के अनुसार मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को जब सतराइन के द्वितीय युद्ध में हरा दिया था, तो पराजय की खबर सुनकर जयचंद ने अपनी राजधानी के अंदर खुशियां मनाई थी। पृथ्वीराज चौहान की पराजय की खबर सुनकर जयचंद ने अपनी राजधानी में खुशियां मनाई थी, पुरातन प्रबंध संग्रह के अनुसार। इसके बाद में एक कहानी है संयोगिता की। संयोगिता जयचंद की पुत्री होती है। कहते हैं कि संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान के बीच प्रेम था, दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे। लेकिन जयचंद ने संयोगिता का संवर का आयोजन किया था और जयचंद ने आस पड़ोस के जितने भी राजा महाराजा थे उनको आमंत्रित किया था, लेकिन पृथ्वीराज चौहान को आमंत्रित नहीं किया था। और इससे भी ज्यादा इसको अपमानित करने के लिए इसका पुतला बनाते हैं पृथ्वीराज चौहान का और द्वारपाल के रूप में खड़ा कर देते हैं। सभी राजा महाराजा वरमाला का इंतजार कर रहे थे कि संयोगिता है वो वरमाला लेके आएगी और कब हमें पहनाएगी। सभी राजा महाराजा उत्सुक थे कि किसको पहनाएगी, अब हमारी बारी है, शायद हमें भी पहना दे। लेकिन संयोगिता तो पृथ्वीराज चौहान के साथ प्रेम करती थी। अब लेकिन संयोगिता ने क्या किया, वरमाला लेके पृथ्वीराज चौहान का जो पुतला था उसको ही माला पहना दी और पृथ्वीराज चौहान अपनी सेना के साथ वहां पहुंच जाता है
और संयोगिता को बलपूर्वक अपहरण कर लेता है और उठा के ले जाता है और उसके साथ में विवाह कर लेता है। जयचंद के सैनिकों ने उसको रोकने का प्रयास भी किया था, लेकिन असफल रहे। कुछ इतिहासकार है आर.एस. त्रिपाठी, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, विश्वेश्वरनाथ रेऊ। इन इतिहासकारों ने इसकी जो ऐतिहासिकता है, इस कहानी की ऐतिहासिकता है, उसको मतलब अस्वीकार कर दिया है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, अस्वीकार कर दिया है। लेकिन दशरथ शर्मा है, इंपॉर्टेंट पर्सन है दशरथ शर्मा। इसने दी अर्ली चौहान डायनेस्टीज, दी अर्ली चौहान डायनेस्टीज के अंदर इस कथा की ऐतिहासिक पुष्टि की है कि ऐसा ऐसा हुआ था। तो किसने नकारा है? तो आर.एस. त्रिपाठी ने नकारा है, हीराचंद ओझा ने इसकी ऐतिहासिकता को नकारा और विश्वेश्वरनाथ रेऊ ने भी नकारा है, स्वीकार किया। लेकिन दशरथ शर्मा ने दी अर्ली चौहान डायनेस्टीज के अंदर इसकी ऐतिहासिकता को प्रमाणित किया है। इसके बाद इसका मोहम्मद गौरी के साथ संघर्ष होता है। जब मोहम्मद गौरी ने भारत पे आक्रमण किया था, उस समय दिल्ली और अजमेर में पृथ्वीराज चौहान का शासन था और मोहम्मद गौरी भी साम्राज्यवादी और महत्वाकांक्षी शासक था। भारत की धन दौलत से परिचित था, भारत की धन दौलत को लूटना चाहता था और अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहता था। इसलिए उसने आक्रमण किया था भारत पे। उस समय दिल्ली और अजमेर में पृथ्वीराज चौहान का शासन था। मोहम्मद गौरी 1175 के अंदर मुल्तान पे अधिकार कर लेता है, मुल्तान पे अधिकार कर लेता है। उसके बाद में ये लाहौर, गुजरात, सियालकोट को भी विजय कर लेता है और विजय कर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है। तो 1175 में मुल्तान पे अधिकार करता है। उसके बाद में लाहौर, गुजरात, सियालकोट पर अधिकार कर अपनी विजय कर लेता है और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है। और मोहम्मद गौरी के साथ इसके दो युद्ध होते हैं, तराइन के युद्ध 1191 और 1192 के अंदर दो युद्ध होते हैं। लेकिन कुछ राजस्थानी स्रोत हैं जैसे पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो के अंदर मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच 21 बार संघर्ष हुआ और हर बार विजय हुई वो पृथ्वीराज चौहान की हुई। एक रचना है हमीर महाकाव्य, नयन चंद्र सूरी की है। इसके अनुसार 7 बार संघर्ष होता है और हर बार जो विजय होती है वो पृथ्वीराज चौहान की होती है। तो हमीर महाकाव्य यानी बड़ा काव्य है हमीर महाकाव्य, नयन चंद्र सूरी का है कि हमीर महाकाव्य पढ़ते हैं तो नयन है वो बाहर आ जाते हैं और नयन बाहर आ जाते हैं तो साथ साथ आंसू आते हैं दोनों आंखों से, नयनों से। इसलिए याद करने की छोटी सी तरीका है कि भाई 7 बार युद्ध हुआ था इनके बीच में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है कि पृथ्वीराज रासो के अनुसार कितनी बार संघर्ष होता है, तो 21 बार, और हमीर महाकाव्य के अनुसार कितनी बार संघर्ष होता है, तो 7 बार।
लेकिन इनके बीच में दो निर्णायक युद्ध होते हैं, वो है 1191 तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध, लाहौर से रवाना होता है मोहम्मद गोरी और ताबर हिंद पर अधिकार कर लेता है और तराइन के मैदान में पहुंच जाता है। इधर पृथ्वीराज चौहान भी तराइन के मैदान में पहुंच जाता है। इनके बीच में संघर्ष होता है और प्रथम युद्ध के अंदर पृथ्वीराज चौहान विजयी होता है और इसका एक सामंत होता है पृथ्वीराज चौहान का दिल्ली सामंत, दिल्ली का सामंत गोविंदराज। गोविंदराज की बच्ची के प्रहार से मोहम्मद गोरी घायल हो जाता है और अपनी राजधानी गजनी लौट जाता है। तो ये था तराइन का प्रथम युद्ध। उसके बाद में सेकंड युद्ध, 1192 के अंदर होता है। एक वर्ष के बाद में मोहम्मद गोरी वापस तराइन के मैदान में पुनः आ जाता है और सामने से पृथ्वीराज चौहान भी अपनी सेना को लेकर तराइन के मैदान में पहुंच जाता है। लेकिन इस बार षड्यंत्र की चाल चलता है, कूटनीति की चाल चलता है। मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को संधि के झांसे के अंदर फंसा लेता है और कुछ समय तक संधि की वार्ता चलने के कारण पृथ्वीराज चौहान की जो सेना है वो आमोद प्रमोद में डूब जाती है और एक अवसर देखकर मोहम्मद गोरी ने अचानक आक्रमण कर देता है पृथ्वीराज चौहान की सेना पे और पृथ्वीराज चौहान तराइन से निकल जाता है और सिरसा के पास सरस्वती नामक स्थान पे इसको बंदी बना लिया जाता है। तो तराइन के द्वितीय युद्ध के अंदर पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है और सिरसा के सरस्वती नामक स्थान के पास इसको बंदी बना लिया जाता है। पृथ्वीराज रासो के अनुसार मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को गजनी ले जाता है, अपने साथ ले जाता है और वहां ले जाके उसको अंधा करवा देता है पृथ्वीराज चौहान को। और बाद में चंद्रप्रताप जब पृथ्वीराज चौहान से मिलने पहुंचता है तो वो देखता है कि भाई पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने अंधा करवा दिया और वो मोहम्मद गोरी को कहता है चंद्रप्रताप कि मोहम्मद गोरी आपने इसकी आंखें तो फोड़ दे, लेकिन पृथ्वीराज चौहान के अंदर एक कला है जो आज भी विद्यमान है। बोला क्या कला है कि एक ऐसी कला है वो इसके आंखें न होते हुए भी वो अपनी तिरक बाण से मतलब अचूक निशाना लगा सकता है, चूकेगा नहीं। आप जहां भी बोलोगे किस पे निशाना लगाना है वो लगा देगा, एकदम स्टिक निशाना लगाएगा। तो मोहम्मद गोरी ने बोला ठीक है, इसको दरबार में बुलाया जाए। तो पृथ्वीराज चौहान को बुलाया जाता है और मोहम्मद गोरी कुछ ऊंचा खड़ा होता है, कुछ चबूतरा वगैरह होता है दरबार के अंदर, उस पे खड़ा हो जाता है ऊंचा। तब चंद्रप्रताप एक पंक्ति बोलता है कि 4 बांस 24 गज 8 अंगुल परमाण ता ऊपर सुल्तान मत चूके चौहान। दूरी बता दी थी अपनी पंक्ति के अंदर कि 4 बांस 24 गज 8 अंगुल परमाण ता ऊपर सुल्तान मत चूके चौहान। कितनी लंबाई पे इतनी ऊंचाई पे मतलब मोहम्मद गोरी खड़ा है और मत चूके चौहान, पृथ्वीराज चौहान तू अब चूक मत और इसको मार दे। तो पृथ्वीराज चौहान ने निशाना लगाया, इतनी दूरी पे स्टिक निशाना लगाया और मोहम्मद गोरी मारा जाता है। अब चंद्रप्रताप को पता था कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को मार दिया, अब इसके जो सैनिक है वो पृथ्वीराज चौहान को मारेंगे और मेरे को भी मारेंगे, इसलिए अपनी खंजर निकालता है ये चंद्रप्रताप और पृथ्वीराज चौहान को मार देता है। उसके बाद में खुद भी सुसाइड कर लेता है। ये थी पृथ्वीराज रासो के अनुसार। लेकिन एक मुस्लिम इतिहासकार है हसन निजामी,
वो कहता है कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी के अधीनस्थ अजमेर पे शासन किया था बाद में। तो ये हसन निजामी कहता है। और इस कथन की एक पुष्टि के लिए दूसरा संदर्भ भी दिया जाता है कि एक सिक्का मिला है, उस सिक्के की तरफ एक तरफ तो मोहम्मद बिन शाम लिखा हुआ है और दूसरी तरफ पृथ्वीराज चौहान का नाम अंकित है। तो अलग अलग इतिहासकारों की अलग अलग राय है। अब उसकी पराजय के क्या कारण थे? पराजय के कारण ये थे कि पृथ्वीराज चौहान में दूरदर्शिता व कूटनीति का अभाव था। उसने किसी भी प्रकार के संगठन की आवश्यकता महसूस नहीं की मोहम्मद गोरी के विरुद्ध। और सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट कारण है ये कि इसने पड़ोसी राज्यों के साथ संबंध खराब कर लिए थे। तो इसको मोहम्मद गोरी के साथ जब इसका संघर्ष होता है तो पड़ोसी राज्यों का इसको सहयोग नहीं मिलता है बिल्कुल भी। और दूसरी बात, जब गुजरात पे 1178 के अंदर आक्रमण करता है मोहम्मद गोरी, उस समय भीमदेव सेकंड ही राजा होता है और भीमदेव सेकंड की सहायता नहीं करता है पृथ्वीराज चौहान, इसलिए भीमदेव सेकंड भी इसकी सहायता नहीं करता है। तो गुजरात की तरफ से इसको कोई सहायता नहीं मिलती है। तीसरा जो कारण है कि पृथ्वीराज का जो प्रथम युद्ध था उसके अंदर मोहम्मद गोरी की सेना हार गई थी। अगर भागती हुई सेना पे पृथ्वीराज चौहान की सेना अगर आक्रमण करती तो मतलब मोहम्मद गोरी भारत पे कभी भी आंख उठाने की हिम्मत नहीं करता दोबारा, लेकिन इन्होंने पीछा नहीं किया। तो ये कारण था। चौथा कारण ये था, संयोगिता से विवाह करने के बाद में ये राजकार्यों की उपेक्षा करने लग गया था। राजकार्यों की उपेक्षा करने लग गया था, इसलिए हार गया था। तो पराजय के ये कारण थे। उसके बाद इसका मूल्यांकन है। पृथ्वीराज चौहान एक वीर और साहसी शासक था। दिग्विजय की नीति का अवलंबन कर रहा था और उत्तराधिकारी बनने के बाद ही अनेक युद्धों के अंदर विजय भी प्राप्त की थी। और 2 उपाधियां धारण करता था, राय पिथौरा यानी युद्ध में पीठ न दिखाने वाला, युद्ध के मैदान से डरकर न भागने वाला। तो युद्ध के मैदान से डरकर नहीं भागता था और अनेक युद्धों में विजय प्राप्त की थी। लेकिन मोहम्मद गोरी ने त्राइन के द्वितीय युद्ध के अंदर इसको छल कपट से हरा दिया था। वही युद्ध हारा था पृथ्वीराज चौहान। तो राय पिथौरा इसकी उपाधि थी, युद्ध में पीठ न दिखाने वाला। दूसरी उपाधि इसकी और थी दलपुंगव यानी विश्व विजेता। दलपुंग विश्व विजेता की उपाधि धारण करता था। उदार शासक था, विद्वानों का आश्रय दाता था। इसके दरबार में विद्यापति गौड़, आसाधर, विश्वरूप, जयानक, जनार्दन जैसे विद्वान इसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। तो विद्यापति गौड़, आसाधर, विश्वरूप, जयानक और जनार्दन। उसके बाद में इसका एक राजकवि था, वो था चंद्रप्रदायी। तो राजकवि कौन था? तो चंद्रप्रदायी था, जिसकी रचना थी पृथ्वीराज रासो।
जो हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। तो इसका राजकवि था चंद्रवरदाई और जिसकी रचना थी पृथ्वीराज रासो, जो हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। और इसी के साथ हमारा आज का जो टॉपिक है पृथ्वीराज चौहान समाप्त होता है।